हाँ, तो प्यारे छात्र छात्राएं कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए, आज का क्लास हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर समास प्रकरण का भाग 3 पढ़ेंगे। इस समास प्रकरण के अंतर्गत आज हम लोग कर्मधारय समास, द्वंद्व समास इसको जानेंगे, इसका परिभाषा पढ़ेंगे, इसका समास विग्रह को जानेंगे, समासिक शब्द को जानेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 10th क्लास के लिए या अन्य सभी वर्ग अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए, आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत आज का जो यह महत्वपूर्ण क्लास है, यह क्लास शुरू होने से पहले आप लोग एक बार इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा, तथा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास जो कल से होने वाला है वह और भी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। संस्कृत व्याकरण से संबंधित अभी हम लोगों का संस्कृत व्याकरण चल रहा है, जिस पर एक एक चीज़ हम देखेंगे जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए अधिक से अधिक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं। यह सर्वप्रथम कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं। जो कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। जो कर्मधारय समास क्या है, आज हम लोग सर्वप्रथम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास जिस समास के विग्रह में दोनों पद एक ही विभक्ति में तथा वचन में रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जिस शब्द में दो पद जो है, दोनों पद समास में जो दो पद रहता है, तो जिस समासिक शब्द के विग्रह में एक विशेष विशेषण या उपमा उपमेय रहता है, जिसमें विशेष विशेषण या उपमा उपमेय रहता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए, नीलोत्पलम है, नीलोत्पलम, इसमें क्या है? नील है, जो इसमें क्या है? जो यह विशेष है और विशेषण भी है, विशेषण है और विशेष है। जो उत्पल कमल कया है तो नील है, तो इसका विग्रह करने के लिए च और तत् का प्रयोग होता है। जैसे नीलम च अतत् उत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, नीलोत्पलम। उसी तरह से महान पुरुषा, महान है जो पुरुष, नहीं तो महान चासो पुरुषा, महान पुरुषा। कृष्ण सर्पा, कृष्णस असो सर्पा। तो इस समास का विग्रह करने के लिए तत् और च का जो है उपयोग किया जाता है, नहीं तत् और च का जो है प्रयोग होता है। जैसे महान पुरुषा, तो महान चासो, च जोड़ असो, अदस शब्द का यह रूप है, इसीलिए दोनों मिलके चासो हो गया। पुरुषा, महान पुरुषा, कृष्णस च असो सर्पा, कृष्ण सर्पा, ये हो गया इसका विग्रह। इसी तरह से जब उपमा उपमेय लेते हैं, जो जिस पद में उपमा, उत्तर उपमान तथा उत्तर पद में क्या होता है? पूर्व पद में उपमा होता है, पूर्व पद में उपमा और उत्तर पद में, अंतिम पद में उपमेय। जैसे घन श्याम, तो घन जो है यह पूर्व पद है, तो यह उपमान है, और उत्तर पद श्याम है, यह उपमेय है। तो घन श्यामा, तो इसका विग्रह करने के लिए दोनों पद के बीच में या इसके विग्रह में इब आता है, इब आता है, ये याद रखिए, इब आता है। जैसे घन श्यामा, घन घन इब श्यामा, कमल नयने, कमल इब नयने, पुरुष सिंहा, पुरुषः इब सिंहा। इस तरह से यह कर्मधारय समास हुआ, जो जिन समासिक शब्दों के विग्रह में विशेष विशेषण या उपमा उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास होगा। इस तरह से यदि आपको विग्रह में विशेष विशेषण या उपमा उपमेय रहेगा तो समझ जाइए कि यह हमारा कर्मधारय समास है। अगला हमारा समास जो है वह द्वंद्व समास है। अगला क्या है? द्वंद्व समास। अब हम लोग इस द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। द्वंद्व समास जिसका सभी पद अर्थात दोनों पद प्रधान होता है, उत्तर पद और पूर्व पद।
पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। जैसे राम कृष्णो, जैसे राम कृष्णो, तो राम और कृष्ण ये दोनों पद प्रधान है, राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है। तो इसमें इस द्वंद्व समासिक शब्द का विग्रह करने के लिए चौ का प्रयोग होता है। क्या होता है बाबू? चौ का प्रयोग। जैसे इसका विग्रह यदि करेंगे तो राम च कृष्ण च, राम च कृष्ण च, यही हो गया इसका विग्रह। लेकिन यहाँ पर जो है ये द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इतरेतर योगः द्वंद्व, दूसरा होता है समाहारः द्वंद्व, तीसरा एक शेषे द्वंद्व। तो यह इतरेतर योग द्वंद्व जहाँ 2 से अधिक पदों का योग होता है, जहाँ 2 से अधिक पदों का योग होता है और यह 2 पद होने पर सिर्फ 2 वचन में, किस वचन में? 2 वचन में, या 2 से अधिक पद होने पर यह बहुवचन में होता है। जब 2 पद रहेगा तो द्विवचन में, और 2 से अधिक पद होता है तो वह बहुवचन में होता है, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें लिंग जो है वह अंतिम पद के हिसाब से होता है। जैसे देखिए हरि हरो, हरि हरो, हरि और हर, हरि हरो, हरि और हर, तो इसका क्या होगा? दोनों के बीच में क्या होगा? च आता है, तो हरिश्च, हरिश्च, हरश्च, हरिश्च, हरश्च, है ना। धब खदिरो, तो धवश्च खदिरश्च, धब और खदिर नहीं। शिव केशवो, भावश्च शिवश्च केशवश्च, यहाँ पर भाव दे दिया, यहाँ पर शिव होगा बाबू, ये गलती आ गया है, ठीक है। यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है शिव होगा, शिव होगा यहाँ। शिवश्च केशवश्च, शिव और केशव। हरिहर गुरुवः, तो हरिश्च गुरुवश्च, हरश्च गुरुवश्च, यहाँ पर क्या? हरि, हर और गुरु, ये बहुवचन में आ गया। हरिश्च हरश्च गुरुवश्च। माता पितरो, माता च पिता च। सीता रामो, सीता च रामः च। जया जयो, जयः च अजयः च। तो इस तरह से जो है ये जो देखे हैं ये क्या है? ये इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। कौन समास हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। तो इतरेतर द्वंद्व समास में 2 द्विवचन में या 2 से अधिक पद रहने पर यह बहुवचन में होता है, ठीक है। अब क्या होता है? दूसरा होता है समाहार द्वंद्व। दूसरा क्या होता है? समाहार द्वंद्व। इसमें क्या होता है? जहाँ अनेक पद का समूह का अर्थ प्रकट होता है, समूह का बोध होता है। अनेक पदों के योग होने पर समूह को बताता है, झुंड को बताता है, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। और समाहार द्वंद्व हमेशा जो है एक वचन और नपुंसक लिंग में होता है, ये याद रखिए। हमेशा एक वचन और नपुंसक लिंग में होता है, ये याद रखना है। जैसे देखिए अहोरात्रम, अहोरात्रम, और सबका विग्रह में च ही लगेगा, ये याद रखना है। सबका विग्रह में च ही लगेगा, च मतलब और होता है। तो अहोरात्रम, अहश्च, अहश्च रात्रिश्च, अहश्च रात्रिश्च। पानी पादम, पानी च पादो च, हाथ और पैर। नहीं, तजस तक तक्वजसम, तक च नहीं, च अन्यो समाहारा। वाक त्वचम, वाक ज त्वक च अन्यो समाहारा। जो झुंड रहेगा उसमें समाहार का प्रयोग होता है। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा हमारा जो है वह है एक शेषे द्वंद्व। एक शेषे मतलब इसमें एक पद रहेगा, एक ही पद रहेगा। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक पद मिलने पर केवल एक शेष बच जाता है, उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे कहते हैं भ्रात्रो, तो भ्रात्रो कहने से भाई और बहन दोनों का बोध होता है। हंसो, हंस और हंसी दोनों का बोध होता है। पुत्रो, पुत्र और पुत्री दोनों का बोध होता है। पितरो, माता और पिता दोनों का बोध होता है। तो इस तरह से शब्द एक है लेकिन दोनों पद इसमें आ जाता है, इसीलिए इसे कहा गया
एक शेषः द्वंद्व। तो इसका क्या होगा, भ्रात्रो, नहीं भाई और बहन है तो भ्राता च या स्वसा च भ्राता च, हंसो हंसी च हंसश्च, पुत्रो पुत्री च पुत्रश्च, पितरो माता च पिता च, बालका बालकः च बालिका च, है ना, भ्रात्रो भ्राता च भ्रात्रो है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से ये एक शेष द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में क्या देखें कि दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। और इसको द्वंद्व समास को 3 भाग में बांटा गया है, इतरेतर द्वंद्व समास, नहीं समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास, ठीक है। अब एक अन्य समास आता है जिसका नाम है नई समास। क्या होता है, नई समास। नई समास में क्या होता है, यह बहुत ही छोटा है। यदि उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर हो, उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर वर्ण हो, तो पूर्व पद में न के स्थान पर अन आ जाता है। और उत्तर पद का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो, अंतिम पद का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो, तो पहले पद में न के स्थान पर अ आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर अनुचितम है ना, तो अनुचितम, तो च जो है यहाँ पर क्या पहला पद में क्या कहे, जो अ आ जाता है, न आ जाता है, न के स्थान पर। यहाँ च क्या है, च क्या है, यहाँ पर हर्षीकार है, हर्षी ये स्वर वर्ण है, तो इसलिए अनु में क्या आ गया, इसका क्या होगा, न उचितम, न उचितम। अब इसको जब हम विग्रह हुआ न उचितम, जब इसको समासिक शब्द में लाएंगे तो न के जगह पर अनु आ जाएगा, न के जगह पर क्या आ जाएगा, अनु आ जाएगा, क्योंकि पहला अक्षर जो है स्वर है, इसीलिए न के स्थान पर अन आ गया। न आदि, न आदि, और क्या स्वर वर्ण है तो अनादि हो गया। न सत्य, मतलब क्या हो गया, स जो है व्यंजन वर्ण है, इसीलिए असत्य हो गया। तो इस तरह से नहीं, अजन्म, न जन्म, न जन्म, अजन्म हो गया, नहीं अयोग्य, न योग्य है। तो ऐसे जिसमें ये नए समास जिसमें अ या अन लगा हुआ रहेगा, जिस समासिक शब्द में अ या अन लगा हुआ रहेगा वह नए समास होगा। तो इस तरह से आज हम लोग संपूर्ण समास का पढ़ लिए, ये तीनों भाग, ये तीसरा भाग में आज हम लोग कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और नए समास को भी देख लिए। आज आप लोगों का समास चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में कल से हम लोग दूसरा व्याकरण का दूसरा भाग देखेंगे, दूसरा चीज़ सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। इसी के साथ आशा और विश्वास के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।